जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज देश के मस्तक जम्मू कश्मीर को वो सब मिला जिसका वो हकदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। यहाँ इसके पुनर्गठन के बाद उन्होंने पहली बार अपना संबोधन दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन सांबा के पल्ली गांव में किया गया। पंचायती राज दिवस के मौके पर यहीं से उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया। जिस जगह पर पीएम मोदी का कार्यक्रम का आयोजन हुआ वो भारत पाकिस्तान सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पीएम के इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम दिखे। इसके अलावा सांबा समेत आसपास के लगते जिलों में भी गहन जांच पड़ताल होती दिखाई दी। आने जाने वाले वाहनों को चेकिंग के बाद ही आगे बढ़ने दिया गया, जबकि विस्फोटकों आदि की जांच परख के लिए स्नाइपर डॉग्स की भी सहायता ली गई। ये मौका राष्ट्रीय पंचायत दिवस का भी है। जम्मू कश्मीर में भी 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में रोड़े अटकाने वालों के लिए कड़ा जवाब है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की झोली में अरबों की योजनाओं की सौगात भी आई। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के बेहतर विकास को लेकर पहले ही कह दिया था कि आने वाले वक्त में यहाँ के वासी विकास के नए आयाम देखेंगे। अपने उसी वादे को निभाते हुए पीएम ने यहाँ अरबों के विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने बनिहाल गाजीगुंड सुरंग का भी उद्घाटन किया। इसके शुरू हो जाने से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। जनता को सस्ती दरों पर दवाएं मुहैया कराने के मकसद से 100 जन औषधि केंद्रों का भी उद्घाटन किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कदम बढ़ाते हुए यहाँ 6000 बिस्तरों वाले अस्पताल और मेडिसिटी निर्माण कार्य की भी शुरुआत की गई। जबकि सांबा के पल्ली गांव में आने वाले वक्त में 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभान्वित लोगों को इस मौके पर उनकी अचल संपत्ति के कार्ड प्रदान किए गए, जबकि राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को भी सम्मानित किया गया। पीएम मोदी इस मौके पर अलग अलग उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और इन सब के बीच जिस पर सबकी निगाहें रही वो है यहाँ 38,000 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं का भूमि पूजन, जिसमें देश विदेश से आने वाले निवेशकों ने भी शिरकत की। ये जम्मू कश्मीर में वो कदम होगा जो भविष्य की तस्वीर को बदल कर रख देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 88वां एपिसोड था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश को एक प्रधानमंत्री संग्रहालय मिला है। इसे देश के लोगों के लिए खोल दिया गया है। पीएम संग्रहालय से प्रधानमंत्रियों से जुड़ी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इससे लोगों में इतिहास को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने देश भर से जुड़े म्यूजियम के बारे में सवाल भी किए। पीएम मोदी ने #म्यूजियम क्विज का इस्तेमाल करके नमो ऐप और सोशल मीडिया पर सवालों के जवाब देने की अपील की है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देशवासियों से कई सवाल किए हैं। आपको बता दें, इनमें से पीएम मोदी ने पहला सवाल किया है कि किस शहर में एक रेल म्यूजियम है जहां 45 साल से लोग भारतीय रेल की विरासत देख रहे हैं। पीएम मोदी का दूसरा सवाल था, मुंबई में कौन सा म्यूजियम है जहां करेंसी का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ 6वीं शताब्दी के सिक्कों के साथ ई मनी भी मौजूद है। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना तीसरा सवाल किया। पीएम मोदी का तीसरा सवाल था, विरासते खालसा किस म्यूजियम से जुड़ा है और ये म्यूजियम पंजाब के किस शहर में मौजूद है। पीएम मोदी का चौथा सवाल है, देश का एकमात्र काइट म्यूजियम कहाँ है। यहाँ रखी सबसे बड़ी पतंग का आकार 22 गुणा 16 फीट है। इसके बाद पीएम मोदी का पांचवा सवाल है, भारत में डाक टिकट से जुड़ा नेशनल म्यूजियम कहाँ है। छठा सवाल पीएम मोदी का, गुलशन महल नाम की इमारत में कौन सा म्यूजियम है। पीएम मोदी का सातवां और आखिरी सवाल जो लोगों से किया गया है वो है, भारत की टेक्सटाइल से जुड़ी विरासत को सेलिब्रेट करता है वो कहाँ है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कैशलेस पेमेंट के फायदे भी गिनाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है, ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में भीम यूपीआई तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था और आदतों का हिस्सा बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांव में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एक श्लोक का जिक्र करते हुए गणित विषय की चर्चा की।
मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, यत किंचित वस्तु तत् सर्वम, गणितेन बिना नहीं। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है सब गणित पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि कोलकाता के गौरव टेकरीवाल से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गौरव पिछले 2-2.5 दशक से वैदिक गणित के मूवमेंट को समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने इससे योग को जोड़ा, जिससे बच्चे आंख बंद करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सभी माता पिता को अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाना चाहिए, इससे उनके मन में गणित के प्रति बना डर निकलेगा। मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पानी की उपलब्धता और पानी की किल्लत ये किसी भी देश की प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आपने भी गौर किया होगा कि मन की बात में मैं स्वच्छता जैसे विषयों के साथ ही बार बार जल संरक्षण की बात जरूर करता हूँ। किसान नेता राकेश टिकैत अब छत्तीसगढ़ कूच की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में किसान पिछले 112 दिन से धरने पर बैठे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई बार बातचीत भी हो चुकी, लेकिन हल नहीं निकला, जिसके बाद पुलिस धरना स्थल पर पहुंची। उस समय किसानों की संख्या वहां कम थी। ऐसे में कुछ किसान सो रहे थे, जिनको पुलिस ने उठा लिया। उसके बाद किसानों के टेंट, मंच और लाइट समेत तमाम चीज़ों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इधर राकेश टिकैत अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने रायपुर कूच का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसानों के हक के लिए लड़ना जरूरी है। मैं 27 और 28 अप्रैल को रायपुर में किसानों के साथ धरने पर बैठूंगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की, पुलिस प्रशासन से दबाव बनाकर किसानों को तंग ना करें। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से भी अपील की और कहा कि किसान संगठित होकर शांति से बैठें और सरकार से बातचीत का रास्ता निकालें। और छत्तीसगढ़ में न्यू रायपुर एक जगह जहाँ पे किसानों की बहुत सी ज़मीन उसमें जा रही है, नया रायपुर बस रहा है, वहाँ पे किसानों का धरना चला हुआ है और काफ़ी दिन से धरना किसानों का चल रहा। अपनी किसानों की डिमांड वहाँ की है और सरकार से भी 1-2 बार बैठ कर उनकी बातचीत हुई। अभी 27 और 28 अप्रैल को हम रायपुर में रहेंगे। वहाँ जहाँ धरना चल रहा, जहाँ पंचायत स्थल है, वहाँ पर पंचायत करेंगे। सरकार उनको तंग ना करे, पुलिस प्रशासन के दबाव में उनको तंग ना करें। उन किसानों से भी बात करेंगे और बैठ के सरकार से भी बातचीत करेंगे। 2 दिन रहेंगे तो सरकार से भी बैठ के बात करेंगे और किसानों से भी, और एक इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। पुलिस प्रशासन वैसे किसानों को तंग ना करे। हम वहाँ 2 दिन के लिए आ रहे हैं और सभी किसान अपना संगठित होकर शांतिपूर्ण तरीके से बैठें और सरकार से बातचीत का एक रास्ता निकाल लें। बता दें कि नवा रायपुर बसाने के लिए हुए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों का ये आंदोलन 3 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। उनकी 8 मांगे हैं। सरकार का दावा है कि उनकी 6 मांगों को मान लिया गया। हालांकि किसानों का कहना है कि उनकी सिर्फ 3 मांगों पर आधा अधूरा आदेश जारी हुआ है। सरकार उनकी पूरी बात नहीं मान रही। ऐसे में मांग पूरी होने तक किसान आंदोलन से नहीं हटेंगे। हालांकि प्रदर्शन के दौरान एक किसान सियाराम पटेल की 11 मार्च को मौत भी हो गई थी। शासन प्रशासन ने आंदोलन के दौरान किसान की हुई मौत की जिम्मेदारी भी किसानों पर ही डाल दी। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि जांच में पाया गया कि पदाधिकारियों ने बिना अनुमति और बिना पर्याप्त व्यवस्था के प्रदर्शन किया और गैर जिम्मेदाराना रवैये से किसान की मौत हुई। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि शिव सैनिकों ने उनकी हत्या करने की कोशिश की है। मुंबई में शिव सैनिकों ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर जानलेवा हमला किया। खार थाना के बाहर शिव सैनिकों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोला, जिसमें उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए, साथ ही उन्हें चोटें भी आई। हमले के दौरान किरीट सोमैया की कार पर पत्थरबाजी के अलावा बोतलें और चप्पलें भी फेंकी गई। हमले में उनके चेहरे से खून भी निकला, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। सोमैया मौके से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। बता दें कि देर रात नवनीत राणा से मिलने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे किरीट सोमैया की कार पर
शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। सोमैया ने हमले पर कहा कि पुलिस की मौजूदगी में शिवसेना के 100 गुंडों ने मुझ पर हमला बोला है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि पुलिस ने सीएम उद्धव ठाकरे के गुंडों को खार पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा होने दिया। जब मैं बाहर निकला तो गुंडों ने पथराव शुरू कर दिया और मेरी कार की खिड़की तोड़ दी और मुझे चोटें भी लगी। जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि किरीट सोमैया के चेहरे पर चोट आई है जिससे खून भी बह रहा है। अब ये मामला पुलिस की निगरानी में है। बता दें कि ये घटना तब हुई जब किरीट सोमैया निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा से गिरफ्तार किए जाने के बाद खार पुलिस स्टेशन मिलने पहुंचे थे। दोनों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था क्योंकि दोनों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। दोनों के खिलाफ अपने बयानों से धर्म जाति के आधार पर विद्वेष फैलाने का आरोप लगा है। उधर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की खिंचाई की और इसे कानून व्यवस्था का पूर्ण पतन बताया है। तो हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब किरीट सोमैया पर इस जानलेवा हमले के बाद इस विवाद को और भी हवा मिल गई है, जिससे सियासत गरमाई हुई है। कोरोना की चौथी लहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मामले हाहाकार मचा रहे हैं। यूपी में भी कोरोना के केस बढ़ने से चिंता बढ़ी हुई है, जिसके बाद योगी सरकार अलर्ट मोड पर है और बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश में सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि राज्य में हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को भी कहा है। साथ ही लखनऊ सहित एनसीआर के जिलों में पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूलों के लिए भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब यूपी के स्कूलों में हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइजेशन के बाद ही स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को एंट्री दी जाएगी। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ के स्कूलों में स्टूडेंट्स, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सभी पात्र विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने का विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। सभी व्यवस्थाएं लागू कराने की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षकों और संयुक्त शिक्षा निदेशकों को दी गई है। यूपी के कोरोना मीटर की बात करें तो पिछले कई दिनों से राज्य में कोरोना के मामले फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 226 नए मामले सामने आए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1122 एक्टिव केस हैं। यहाँ भी एनसीआर वाले इलाकों में कोरोना के मामले ज्यादा आते दिख रहे हैं। स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि 31 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाने वाला यूपी देश का पहला प्रदेश बन गया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इस उपलब्धि का श्रेय पीएम मोदी को भी दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।